हेलो गाइस, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारे साथ डॉक्टर सुमन है, जो राइट नाउ पोस्ट डॉक कर रहे हैं जर्मनी से। और अप्रोक्स 15 इयर्स का केमिस्ट्री का एक्सपीरियंस है इनके पास, और बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस है। और बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो इन्होंने बहुत अच्छी रैंक से ओनली क्वालिफाइड नहीं किए, उनको एक तरीके से क्रैक किया है। ठीक है। सो हम हर एक चीज का एक्सपीरियंस आज भैया से जानेंगे। तो फर्स्टली थैंक यू सो मच भैया, आपने मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और आप रेडी हुए कन्वर्सेशन के लिए। सो ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं एक एक क्वेश्चन से। हाँ, हर चीज को हम कंसिडर करने वाले। सो फर्स्ट क्वेश्चन भैया मेरा यही है कि 10th के बाद ही हम सोचने लग जाते हैं कि साइंस, मैथ लें या बायो लें या अदर सब्जेक्ट्स लें। और मतलब जो पहला कंफ्यूजन होता है करियर का, वो आफ्टर 10th ही स्टार्ट हो जाता है। सो आपने कैसे हम्म डिसाइड किया कि मेरे को साइंस मैथ ही लेनी है? मेरा एक्चुअली साइंस में इंटरेस्ट था पहले से ही। ओके। साइंस के बाहर आर्ट्स के सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री जियोग्राफी में भी मेरा थोड़ा इंटरेस्ट था, ओके। लेकिन थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट था साइंस के ऊपर, तो इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ डिसाइड करने। लेकिन इन जनरल अगर बोला जाए तो साइंस में स्कोप ज्यादा है जॉब अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल जो जॉब्स है वो तो बहुत अपॉर्चुनिटीज अभी धीरे धीरे बढ़ भी रहा है। लेकिन यस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइंस में, आर्ट्स में भी है, लेकिन उसमें लोगों को ज्यादा पता नहीं है कि क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते। यस। रेगुलरली लोग सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में ही सोचते हैं, लेकिन साइंस में लोगों को पता है, जैसे टेक्नोलॉजिकल लाइन हो या फिर मेडिकल लाइन हो, हेल्थ सेक्टर हो, या फिर रेगुलर जो बेसिक केमिस्ट्री या फिजिक्स या मैथ को पकड़ के आगे एकेडमिक्स में, तो अपॉर्चुनिटीज तो ज्यादा है। तो मेरे हिसाब से तो बोलना मुश्किल है कि कैसे डिसाइड कर सकते हैं। वो खुद के ऊपर है कि थोड़ा बहुत सोचना जरूरी है कि मुझे क्या अच्छा लगता है। कि मैं पूरे करियर में उसी हिसाब से डिसीजन मेकिंग किया हूँ। तो मेरा इंटरेस्ट था तो मैं सोचा कि चलो इसी में एक्सप्लोर करते हैं। सो और जैसे। उसके बाद और एक फैक्टर आ जाता है कि अपॉर्चुनिटीज अपॉर्चुनिटीज मिलेगा कि नहीं, लाइक मतलब ये तो सबको पता है कि 10th के मार्क्स के बेसिस में उसके बाद डिसीजन होता है कि कौन सा कोर्स मिलेगा नहीं यस। मिलेगा, वो भी एक फैक्टर बन जाता है। क्योंकि अच्छे स्कूल या कॉलेजेस में जाना है तो वो तो एक लिमिट रहता है ना, यस। यस। मिनिमम मार्क का, तो यस। वो भी क्रॉस करना जरूरी है। तो कभी कभी ये भी एक दिक्कत हो जाता है। लेकिन मुझे मुझे लगता है कि जो पसंद है उसी में पढ़ना जरूरी है, तो लाइफ थोड़ा इजी रहता है। यस। सो जैसे भैया ने बताया कि थोड़ा बहुत इंटरेस्ट अगर आपको है साइंस में, तो आप साइंस ले सकते हैं। एंड स्कोप की वाइज भी बात करें तो अभी आर्ट्स और अदर सेक्टर में लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से ऐसा हो रहा है। नहीं तो स्कोप तो उधर भी हाँ है, क्योंकि अभी उन सेक्टर्स में गवर्नमेंट जॉब को लेके ही स्टूडेंट्स जाते हैं ज्यादातर। सो भैया मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि जैसे 11th 12th में जेई की प्रिपरेशन होती है। सो आपने भी कोई ऐसी प्रिपरेशन की थी? नहीं, मेरा एक्चुअली शुरू से ही क्लियर था कि मुझे बेसिक साइंस में ही पढ़ना है। ओके। ओके। तो मेरे जैसे सारे दोस्त जो स्कूल के दोस्त हैं, हाँ हाँ। सब लोगों ने इंजीनियरिंग या मेडिकल साइंसेज में, मतलब जो साइंस बैकग्राउंड है, मैक्सिमम लोग उसी लाइन पे गए। लेकिन मेरा तो पहले से क्लियर था कि मुझे पढ़ना है। एक्चुअली पता नहीं, लेकिन मैं जब पढ़ाई किया हूँ बचपन से, तो जब से मैं ये फिजिकल साइंस था 10th क्लास में, उसके बाद केमिस्ट्री आया जब 12th क्लास का, जो 11th 12th, तो मुझे वो ज्यादा पसंद आता था। तो इसीलिए तो मुझे लगा कि उसी में प्रोसीड करना है। तो वो एक थोड़ा सा लाइकिंग के वजह से है। ओके। और फिजिक्स मुझे इतना अच्छा आता नहीं था, तो अच्छा फिजिक्स अच्छा। का छोड़ दिया। सो भैया मेरा इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि जैसे आपको केमिस्ट्री अच्छी लगने लगी, तो इसका मतलब कौन सा फैक्टर्स है जो इसमें काम करते हैं कि हमको वो सब्जेक्ट ज्यादा अच्छी लगने लग जाती है?
इसमें टीचर का कितना रोल होता है? तो टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि कोई आपको कैसे पढ़ा रहा है उसके ऊपर आपको समझ बिल्ड होगा। तो कोई अगर अच्छा टीचर है जो आपको अच्छे से समझा रहा है, तो आप उस सब्जेक्ट को अच्छे से समझोगे। तो यस। ऑटोमेटिकली जो आप समझते हो उसके ऊपर थोड़ा सा पढ़ाई करने का मन बनेगा और लाइकिंग बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। जैसे मैं बोलता हूँ कि आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में मैक्सिमम होता है ऑब्वियसली कि लोग सोचते हैं कि ये याद रखना है। हम्म। मैक्सिमम जैसे हिस्ट्री का हो जाए, जियोग्राफी का हो जाए, यस। लेकिन वो एक्चुअली फैक्टर नहीं है। अगर कोई अच्छे से उसको एक्सप्लेन डील करें। करेगा, कोई पढ़ाएगा अच्छे से, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। कि मतलब वो सिर्फ एक रट्टा मारने का सब्जेक्ट नहीं है। तो एग्जैक्ट। वैसे ही जैसे मैथ को भी होता है, जैसे मेरा भी कुछ चीजों को पता नहीं लगता कि ये क्यों कर रहे हैं, करके फायदा क्या है। बचपन में तो समझ नहीं आता है कि यस। नंबर्स है क्या है। यस। तो वो टीचर के ऊपर आ जाता है कि कैसे समझाते हैं। और एग्जैक्ट। जैसे और केमिस्ट्री में भी बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि यस। उनको लगता है कि रिएक्शन याद रखना है, ये कितना इतना। जैसे ये जो वेब सीरीज भी आया था ना, मैं भूल गया। कोटा अरे फैक्ट्री। वो जो कोटा को लेके, कोटा फैक्ट्री, उसमें है ना एक यस यस यस। आ, उसमें दिखाता है ना कि एक्सेप्शन के एक्सेप्शन आ रहा है। एक्सेप्शन, यस। तो ऐसा ही है। तो लोगों को डर लगता है कि ये कैसे याद रखेंगे। तो वो तो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन कोई अगर अच्छे से समझाएगा लॉजिकली, हर चीज के पीछे तो लॉजिक है ना, तो यस। वो बहुत फैक्टर बन जाता है। यस। सो जैसे भैया तो ने उसके बताया ऊपर तो बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब। कि टीचर का एक बहुत बड़ा हाँ, रोल। वो नसीब का बात है कि मिल जाए कोई टीचर तो। एग्जैक्टली exactly. ये भी बहुत नसीब की बात है कि कोई टीचर हमको ऐसा मिल जाए। सो भैया थोड़ा और आगे बढ़ते हैं आपकी जर्नी में। सो आपने बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री किया है वेस्ट बंगाल से। सो आपका बीएससी का एक्सपीरियंस कैसा रहा वहाँ का, हाँ, कॉलेज का? हाँ, वो ठीक ठाक था। मतलब बीएससी में तो इतना ज्यादा एक्सप्लोरेशन करने का मौका नहीं मिला, एक्सपोजर नहीं मिला था। मैं जैसे मैं जिस टाउन से हूँ उसी का एक कॉलेज है, वन ऑफ द ओके। बेस्ट कॉलेजेस इन द टाउन। वहां से मैंने पढ़ाई किया है। तो तब एक्चुअली बाहर जाने का इतना ये भी नहीं था, तो ज्यादा कोशिश भी नहीं किया। और इतना मुझे पता भी नहीं था। और फर्स्ट जनरेशन का जैसे होता है कि मैं फर्स्ट जनरेशन से बढ़ रहा हूँ, हम्म। तो वो थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है। तो वहां पे इतना तो तब एक्सपोजर का पता नहीं था। जितना पता चला तो लगा कि ये ठीक ठाक है, और बहुत लोग पढ़ाई किए हैं वहां से, अच्छे अच्छे जगह पे स्टैब्लिश्ड है। तो वहीं से किया है। पढ़ाई ठीक ठाक था। लेकिन एक ही बात है कि वहां पे एजुकेशन मुझे जितना लगता है कि इंडिया में, पता नहीं बाहर की जगह पे कैसे है, लेकिन ये सब जगह में मैंने जितना देखा है वो थोड़ा सा, मतलब ट्यूशन, प्राइवेट ट्यूशन बेस्ड या कोचिंग बेस्ड हो गया है। यस वो यस। वो मुझे थोड़ा सा पसंद नहीं है, क्योंकि वहां पे आपको सब्जेक्ट नॉलेज बढ़ाने का मौका नहीं मिलता है। यस। और जो कॉन्सेप्चुअल डेप्थ है या फिर क्रिएटिव इमेजिनेशन है, वो बिल्डअप करने का मौका ज्यादा नहीं मिलता है। आप मैक्सिमम सोचते हैं कि चलो मार्क्स लाना है, 10 इयर्स का क्वेश्चन सॉल्व करना है, और ये ऐसे करेंगे तो ये क्वेश्चन आएगा, इसको सॉल्व करना है बस। लेकिन एक्चुअली बीएससी और एमएससी है वो नॉलेज बिल्ड करने का टाइम है। तो वहां पे अगर हम लोग ज्यादा मार्क्स के पीछे भागेंगे तो मुश्किल हो जाता है। तो वो थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन बाकी कोई कंप्लेंट नहीं है, ठीक ठाक था, मतलब इतना ओके। कुछ ये भी नहीं था। तो भैया ने, मैं आपको बता दूं सभी को कि जून 2013 सीएसआईआर नेट एआईआर 67 थी, और सीएसआईआर दिसंबर 2013 एआईआर 34 रैंक थी। तो भैया ये आपने ड्यूरिंग बीएससी ही इतनी रैंक अचीव कर ली है, राइट? नहीं, बीएससी नहीं, मास्टर्स तो फर्स्ट ईयर। मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में, ओके। मैं मास्टर्स 2012 में ज्वाइन। ओके ओके। हाँ, सो हम मास्टर्स की तरफ अब बढ़ते हैं, फिर हम इन पेपर्स की बात करेंगे। सो आपको पता तो होगा ही, आई थिंक, कि जेम का एग्जाम होता है। तो आपने वो एग्जाम हाँ, मैंने दिया? दिया। ओके। मैंने दिया था। मेरा अराउंड 367 ऐसा कुछ रैंक आया था।
ओके। तो मिला नहीं। तो बाकी ऑल्टरनेट जगह पे मैंने कोशिश किया था, इधर कोलकाता में किया था, उसके बाद बीएचयू में किया था, और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में किया था। ओके। तो मिला था, लेकिन मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद को चूज किया क्योंकि वहाँ का केमिस्ट्री डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है। ओके। ओके। तो वहाँ पे मैं, ओके। तो भैया एमएससी पास वो आउट है। एक्चुअली केमिस्ट्री में तुमको शायद पता होगा कि वो बहुत फेमस है डिपार्टमेंट केमिस्ट्री के लिए यस यस। इंडिया में। भैया मतलब एमएससी यूनिवर्सिटीज जो है उसमें। पास आउट है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से। ठीक है। सो फर्स्ट ईयर में ही 2013 में इन्होंने 67 रैंक सीएसआईआर नेट एंड दिसंबर 2013 में 34 रैंक अचीव की है। सो कैसा एक्सपीरियंस था भैया आपका जब ये आपकी रैंक्स आई फर्स्ट ईयर में एमएससी? बहुत कम बच्चों की आती है, नो डाउट। ठीक है कि ड्यूरिंग एमएससी इस रैंक को अचीव करना। यस। हाँ, वो तो मुझे पता नहीं, मतलब ऐसे तो सोचा नहीं कहीं। तो जैसे रेगुलर पढ़ाई करते हैं कोर्सेज का, तो वो पढ़ाई किए, मतलब अलग से उसके लिए कुछ कोचिंग वगैरह या कुछ नहीं किया। बस पुराने क्वेश्चन पेपर्स देखे थे, वो देखना जरूरी है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। बाकी जो मास्टर्स के कोर्सेज है वो पढ़ाई किया, उसके बाद मैंने बुक्स पढ़ा है बहुत, ओके। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिजिकल केमिस्ट्री। तो वो बुक्स ज्यादा पढ़ते थे, तो वहां से तो पता चल गया। और थोड़ा तो प्लानिंग भी करना पड़ता है, क्योंकि एग्जाम का क्या है कि बहुत लोगों को मुझे पता है, जो मेरे दोस्त है या फिर जूनियर्स है, बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं, लेकिन एग्जाम में उनका थोड़ा सा नर्वसनेस हो जाए या टाइम मैनेजमेंट स्किल्स की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, तो रैंक नहीं होता है। तो वो एक्चुअली एक जजमेंट का तरीका नहीं है कि रैंक आया है मतलब अच्छा लड़का है, नहीं आया तो अच्छा नहीं है, वो मैं इस हिसाब से नहीं देखता हूँ। तो थोड़ा प्लानिंग जरूरत होता है, क्योंकि बहुत लोगों का होता है एग्जाम में नर्वसनेस आ जाता है, तो उसके वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो मैं बहुत सोच समझ के गया था कि प्लानिंग क्या है, क्या करना है नहीं करना है। तो वो थोड़ा सा मैटर कर जाता है। जैसे हर किसी का कोई एक सब्जेक्ट अच्छा लगता है केमिस्ट्री यस। में, जैसे फिजिकल हो जाए या इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक, तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस करके बाकी को बाद में जाने से अच्छा रहता है। बहुत लोग करते हैं कि शुरू से क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं कि एक से लेके चलो आगे बढ़ते हैं, यस कैसे यस होता है। यस। तो वो सब थोड़ा प्लानिंग था, और हमारे टाइम पे तो 4 मार्क का क्वेश्चन आता था, अभी का पता नहीं मुझे, अभी भी रिसेंट 4 मार्क क्वेश्चन का ही मैंने आता है। देखा नहीं। तो अच्छा अच्छा अच्छा। तो 4 मार्क का क्वेश्चन तो आता है, 2 मार्क का आता था। तो हम लोगों का प्लानिंग था, 2-3 दोस्त भी थे मेरे, कि 4 मार्क पहले करना है, उसके बाद 2 मार्क देखना है। तो वो थोड़ा सा प्लानिंग की वजह से हुआ है। बाकी तो मतलब बहुत लोग हैं जिनको शायद पहली बार में नहीं मिलता है, नहीं या मिलता। ऐसे होता है। लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल है बताना। वो थोड़ा सा मुश्किल है बताना, क्योंकि ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सिर्फ मतलब ऐसा नहीं है कि प्रिपरेशन की वजह से नहीं होता है। ये थोड़ा सा नर्वसनेस, मैंने बहुतों को देखा है कि बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं, लेकिन एग्जाम के टाइम पे थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं या टाइम मैनेजमेंट में लैग कर जाते हैं। जैसे होता है कि एक क्वेश्चन शुरू किया, वो शायद थोड़ा टाइम लग गया, उसके बाद उसके वजह से थोड़ा सा नर्वसनेस आ जाता है कि अरे टाइम बचा नहीं है, इतना ही टाइम है, ये करना है। तो वो सब थोड़ा होता है, लेकिन मेरे हिसाब से तो चला गया ठीक ठाक। तो और क्या है। आपके हिसाब से तो ठीक ठाक है, बट इस बहुत अच्छी रैंक्स है। ठीक है। और बिना कोचिंग के निकालना। ठीक है। आज के टाइम पे अगर मैं आपको बताऊं इंडिया का, और मैं भी जब प्रिपरेशन करता था, तो कोचिंग बहुत नीड रहती है कि हाँ एग्जाम क्वालिफाई करना है तो कोचिंग करना जरूरी है। सो मेरे को इसी रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना है कि कोचिंग, जैसे भैया ने कोचिंग नहीं की है, तो कोचिंग के बिना भी इतनी रैंक अचीव हो सकती है? तो वो आप 2-3 पॉइंट्स स्टूडेंट्स को आप बताना चाहें कि आप अगर ये चीज ध्यान में रखते हैं तो आप बिना कोचिंग के भी अच्छी रैंक अचीव कर सकते हैं। नहीं, मतलब मेरे हिसाब से तो कोचिंग इतना फैक्टर नहीं है। ओके। और मुझे जो लगता है कि
ये जो नेट है वो तो फेलोशिप के लिए है बेसिकली। यस। ये कोई मतलब सीधी का क्रेडिबिलिटी नहीं देता है। ये सिर्फ आपके फेलोशिप के लिए, आप पीएचडी करना चाहते हो तो नेट है तो आपका खुद का फेलोशिप है। मतलब बहुत लोग इसको ऐसे देखते हैं कि मैं 15 बार, मैंने बहुत लोगों को देखा है 10-15 बार नेट क्लियर किया, तो वो प्राउडली बोलते हैं कि मैंने 10 बार किया है, ये किया है वो। लेकिन मेरे हिसाब से ये बेसिकली जो पीएचडी करना चाहते हैं उनके लिए है। तो जो पीएचडी नहीं करना चाहते वो दे सकते हैं, अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें मुझे लगता नहीं कि कोचिंग इतना मस्ट है, क्योंकि आप अगर रेगुलरली जो बुक्स है, जो स्टैंडर्ड बुक्स है वो पढ़ाई किए और थोड़ा बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए जो कि मिलता है इंटरनेट में, तो अभी बहुत मिल जाएगा। जैसे यस। यस। ऑर्गेनिक का मैं बता सकता हूँ, इवांस का जो है, डेविड इवांस, उनका क्वेश्चंस, या फिर बहुत सारे जो ग्रुप पेज है, जो रिसर्च ग्रुप्स है उनके ग्रुप पेज में भी, जैसे फिल बारन है या और भी बहुत से लोग हैं, उनके क्वेश्चन में क्वेश्चन पेपर रहता है या प्रॉब्लम सेट्स रहते हैं। या फिर कोई भी दूसरा यूनिवर्सिटी, फॉरेन यूनिवर्सिटी जैसे कैलिफोर्निया हो जाए या कोई भी यूनिवर्सिटी हो जाए, वहाँ का क्वेश्चन पेपर मिलता है ऑनलाइन, कुछ कुछ पेजेस तो मिल ही जाएंगे। तो वो सब अगर सॉल्व करेगा कोई, तो उनको नए प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक ये मिल जाता है कि एक्सपीरियंस। कोई अननोन प्रॉब्लम आए तो कैसे सॉल्व करना। हमारा बेसिक, हाँ, बेसिक बेसिक प्रॉब्लम जो है हम लोगों का, पढ़ाई मोनोटोनस है। तो वहाँ पे क्या होता है, इवन आईआईटीज या कहीं पे भी लेके जाए हम, तो वहाँ पे बेसिकली हम पढ़ाई जो करते हैं पिछले साल का क्वेश्चन पेपर देखते हैं, कौन कैसे कोर्स में पढ़ा रहा है वो देखते हैं, और क्वेश्चन उसी में से आता है। नया क्वेश्चन बहुत कम ही आता है, मतलब मैंने जितना देखा है अपने अभी तक बिल्कुल। का बिल्कुल। एक्सपीरियंस। तो हमारा जो फोबिया है वो नया क्वेश्चन फेस करने का। मतलब देखो, जैसे डील सॉल्वर रिएक्शन हो जाए तो उसमें कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो वो डील सॉल्वर रिएक्शन से ही सॉल्व होगा, किसी को यस। पता है तो वो सॉल्व कर सकता है। लेकिन लोग जब नया स्ट्रक्चर देखते हैं तो उससे डर जाते हैं कि अरे भाई ये यहाँ पे क्या करना है। तो वो डर अगर कोई हटा पाया तो ऑटोमेटिकली सॉल्व कर पाएगा क्वेश्चन। मतलब नया तो कुछ टॉपिक ला नहीं रहे क्वेश्चन में, तो उसके लिए अगर हम 2-4 बुक पढ़ाई किए और दूसरा नया क्वेश्चन पेपर फेस किए जो कि अवेलेबल मिल जाता है, यस। तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत मिल जाएगा। और मु- मुझे जितना लगता है कोचिंग बेस्ड एजुकेशन, थोड़ा मैं उसके खिलाफ हूँ एक्चुअली। ओके। अगर बोला जाए, अभी वो चलता है क्योंकि क्वेश्चन का आंसर बनाने के लिए शॉर्टकट्स वगैरह बहुत कुछ सिखाते हैं। वो अच्छा है, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अच्छा है। लेकिन उसमें हम सिर्फ पढ़ाई इसीलिए कर रहे हैं कि एग्जाम क्रैक करना है, मोटिवेशन वही है। सीखने का मोटिवेशन थोड़ा कम हो जाएगा उसमें। यस। क्योंकि जो क्रिएटिव माइंड होता है, जहाँ पे आपका इंडिपेंडेंट थिंकिंग होना है, पीएचडी में इंडिपेंडेंट थिंकिंग जरूरी है। पीएचडी यस। में तो वो तो आपको जो पता है उसी का एप्लीकेशन तो नहीं होता है, यहाँ पे आपको नया कुछ सोचना है, प्रॉब्लम आएगा उसको अपने हिसाब से सॉल्व करना। तो ये जो एनालिटिकल माइंड है और क्रिएटिव थिंकिंग है, मुझे लगता है कि ये थोड़ा कोचिंग बेस्ड एजुकेशन में थोड़ा सा इनहिबिट होता है। तो ओके। मुझे लगता है कि अगर कोई पढ़ाई करता है स्टैंडर्ड बुक्स, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होना है। और एग्जाम के टाइम में थोड़ा प्लानिंग करना है कि कौन सा सब्जेक्ट मुझे पसंद है, और उसमें से भी जैसे ऑर्गेनोमेटेलिक्स हो जाए, मैं केमिस्ट्री का मुझे पता है, बाकी का पता नहीं, तो उसके यस। हिसाब यस। से ही यस। बोल रहा हूँ। श्योर श्योर। ऑर्गेनोमेटेलिक्स हो जाए, या फिर पेरिसाइक्लिक पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस हो जाए, या फिर कोई क्रॉस क्वांटम कपलिंग केमिस्ट्री रिएक्शन हो हो जाए। जाए, या फिर जो भी बेसिक रिएक्शंस है। हाँ, मतलब बहुत सारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी सवाल आता है। यस। तो यस। वो सबको पता है कि ये एक टॉपिक है, तो हमको करना है। यस। तो सबको पता भी है कि मुझे कौन सा आता है कौन सा नहीं आता है। नहीं मुझे आता जैसे है। क्वांटम नहीं आता है अच्छे से, यस। तो मैं उसका क्वेश्चन देखूंगा भी नहीं। हाँ। हाँ, तो मैं उसका क्वेश्चन देखूंगा नहीं, क्योंकि वो टाइम वेस्ट है, मुझे पता है कि नहीं नहीं आएगा। या फिर देखूंगा जब मुझे लगेगा कि अरे बहुत सारा कर लिया, अभी तो कुछ आ नहीं रहा है, चलो देखते हैं उसमें क्या दिया है। लेकिन मेरा प्रायोरिटी पहले रहेगा कि मुझे जो आता है वो मुझे करना है। सिंपल बात यही है। लेकिन ओके। बहुत लोग होते हैं कि सारे क्वेश्चंस को देख के थोड़ा सा उसमें टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि एक क्वेश्चन पढ़ने में एटलीस्ट 30 सेकंड्स लगेगा, उसको समझना पड़ेगा, तो टाइम चला जाता है जल्दी। यस। तो जो आता है उसमें फोकस करो, जो नहीं आता है उसको रखो, बाद में देखना है, ऐसा नहीं कि पूरा इग्नोर करो, उसको बाद में देखना। तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत
क्वेश्चन हो जाएगा ना, 50 मार्क 60 मार्क का हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मतलब ये तो हो जाता है, बेरियर होता है, और लास्ट में जाके 5-10 मार्क में छूट जाते हैं बहुत लोग। यस तो यस। वो थोड़ा सा होता है, और बहुत लोगों का होता है आ नहीं रहा है कोई क्वेश्चन, तो वो फिर भी थोड़ा सा गेस मार्क करके डाल देते हैं क्वेश्चन यस यस। आंसर। तो उसमें नेगेटिव बहुत लोगों का हो जाता है। क्योंकि मैं जब एग्जाम दिया था, मुझे याद है, बाहर निकल के सब बोल रहे हैं मैंने 150 मार्क का अटेंड किया है, कोई बोल रहे 170 मार्क का अटेंड किया है। तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया है, लेकिन आखिर में जब रैंक आता है तो उन लोगों का नहीं आता है, क्योंकि मतलब 50-50 है, 70-30 है, तो हम मार्क कर देते हैं इंट्यूशन के ऊपर। वो मुझे लगता है थोड़ा रिस्ट्रेन करेंगे तो थोड़ा ज्यादा चांसेस रहते ओके। हैं। और इसको अलग से स्ट्रेस लेने का कोई जरूरत नहीं है, एज जस्ट नॉर्मल एग्जाम लोग सोचेंगे तो बेटर रहेगा। वो मेंटल स्ट्रेस भी एक अलग से प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हम जब सेमेस्टर एग्जाम लिखने जाते हैं, आईआईटी का तुमको पता है, यस सब यस। चिल मार के जाते हैं, सुबह उठ के अरे चलो एग्जाम है क्या है, कोई स्ट्रेस नहीं लेता है। लेकिन जब नेट देने जाता है या फिर गेट देने जाता है, तब बहुत टेंशन लेता है, अरे क्या होगा क्या होगा। जस्ट नॉर्मल एग्जाम हो और कुछ नहीं है। मतलब रैंक आएगा ठीक है, रैंक नहीं आया तो भी जिंदगी ये नहीं हो जाएगा। तो वो थोड़ा सा माइंड रिलैक्स करना भी जरूरी है, क्योंकि उसमें फर्क पड़ता है। मतलब मैंने अपना भी मैंने देखा है कि ऐसे एक दो जगह पे हुआ है कि नर्वसनेस की वजह से जो पता है वो भी मैं कर नहीं पा रहा। तो ये ऑटोमेटिकली होता है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी। तो अलग से स्ट्रेस लेने का मुझे लगता है कि जरूरत नहीं है उसके लिए। सो ये थोड़ा सा हाइप हो चुका है कि नेट का करना है नहीं करना है। यस वो यस। पीयर प्रेशर एक्चुअली स्ट्रेस क्रिएट कर देता है। हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज के टाइम पे CSIR नेट का एग्जाम आई थिंक बहुत बड़ा एग्जाम है, नो डाउट। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स तो आई थिंक स्टाइपेंड के लिए ही PhD, हम उस पे भी आने वाले हैं अभी थोड़ी देर बाद। ठीक है। तो उसी वजह से CSIR नेट का एग्जाम देते हैं कि क्वालिफाई हो जाएगा तो JRF मिल जाएगी, और JRF मिल जाएगी तो फिर हम प्राइवेट या फिर रेगुलर PhD करके स्टाइपन उठा सकते हैं। ठीक है, ये भी एक सबसे बड़ा मेन रीजन है उस हम्म। एग्जाम को इतने बच्चे दे रहे हैं, उतने स्टूडेंट्स दे रहे हैं। सो जैसे भैया ने बताया कि प्लानिंग बहुत जरूरी है, और कोचिंग का ऐसा नहीं है कि आप अगर कोचिंग नहीं कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। भैया ने जितने भी एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, आई थिंक कोई कोचिंग नहीं की है भैया ने, और सेल्फ स्टडी उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। ठीक है, सो आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ सकते हैं फॉर CSIR नेट एग्जाम एंड गेट एग्जाम। सो वापस हम केमिस्ट्री के सबसे बड़े लेवल के एग्जाम की बात करते हैं, गेट की। तो उसमें भी भैया की 9 रैंक आई है ऑल इंडिया। सो भैया, उसका कैसा एक्सपीरियंस था आपका? कि पहली बात तो एक्सपीरियंस की ही बात करते हैं, फिर हम पेपर की बात करेंगे। एक्सपीरियंस तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैं बता सकता हूँ, अ, मेरा जहाँ पे सीट पड़ा था, वहाँ वो हैदराबाद यूनिवर्सिटी के कैंपस से ऑलमोस्ट 13 किलोमीटर ऐसा कुछ था। ओके। तो मैं और दो चार दोस्त मिल के साइकिल में गए आराम से। वहाँ पे एग्जाम दिया। वहाँ पे एक्चुअली एक अच्छा, मैं नाम भूल गया, एक अच्छा उस कैंपस में शूटिंग भी हुआ था, एक अच्छा तो बहुत फेमस तेलुगु मूवी का। ओके। तो वो भी मुझे देखना था कि कैसा है कैंपस, क्योंकि वहाँ पे तो मेरे जो तेलुगु दोस्त थे वो बहुत हाइप किए थे कि कैंपस कैसा है वो है। तो ऐसे गए नॉर्मल एग्जाम। मैंने मतलब अपने लाइफ में ये सब एग्जाम को लेके इतना स्ट्रेस नहीं लिया है। ठीक है, देते हैं क्या है, मतलब थोड़ा टेंशन रहता है कि क्लियर करना है, लेकिन अलग से उसके लिए टेंशन नहीं लिया कि नहीं होगा नहीं होगा देखा जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। यस। ऐसा भी नहीं सोचना है कि मतलब हम बाद का ज्यादा सोचते हैं कि क्या होगा, उसके वजह से ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। ये सब थिंकिंग को थोड़ा सा तब स्टॉप करना जरूरी है, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा इफेक्ट करता है। क्योंकि एग्जाम का क्वेश्चन जितना आपको स्ट्रेस नहीं देगा, उससे ज्यादा स्ट्रेस देता है ये सोचिए कि नहीं। मतलब हम तो ऑब्वियसली नेगेटिव ही सोचते हैं, हम कभी नहीं सोचेंगे कि पहला रैंक आएगा दूसरा रैंक आएगा। तो जब ये सोचते हैं तब ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है माइंड में, और इवेंचुअली क्या होता है कि जो आता है वो भी हम वहाँ पे राइट
इजीली नहीं कर पाते। और गेट का एग्जाम एक्चुअली तो ऑनलाइन था, तो थोड़ा सा नया था, क्योंकि वो एडजस्ट करने में भी थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने कोई ऑनलाइन एग्जाम दिया, जो कि ऑनलाइन सबमिशन करना है, ये करना है। तो थोड़ा सा है कि थोड़ा सा तो एडजस्ट करने में दिक्कत हुआ था, क्योंकि बाकी जितना एग्जाम लाइव में तब तक दिए थे, तब पूरा पेन और पेपर में कोई यस मार्कशीट में दिया था। तो ये यस। थोड़ा सा नया था, बाकी नॉर्मल एग्जाम की तरह ही मैंने दिया है, मतलब अलग से कुछ सोचा नहीं। और वो हैदराबाद यूनिवर्सिटी में जाके एक्चुअली इतना एग्जाम दिया है, उसके बाद से थोड़ा बहुत बोल सकते हैं कि एग्जाम का डर भी चला गया, क्योंकि ओके। वहां पे हर महीने एग्जाम होता है। अच्छा। तो जैसे यहाँ पे मिड टर्म इवैल्यूएशन वगैरह होता है आईआईटी में, यस यस यस। 2 या 3 होता है ना आईआईटी में। मिड सेम एंड सेम। तो वहां पे पूरा सेमिस्टर में जैसे 4 महीने का हाँ, तो ये हैदराबाद यूनिवर्सिटी में हर महीने होता है। अच्छा। तो 4 महीने में 3 महीना रहेगा, 4 महीने में 3 महीने रहेगा ये एग्जाम, और उसके बाद फाइनल एग्जाम चौथे महीने में या और 5वें महीने के शुरू में। तो इतना एग्जाम दिया है, तो मतलब उसके बाद से चला गया था। और वो भी शेड्यूलिंग मतलब आईआईटी जैसा नहीं था, क्योंकि वहाँ पे हर टीचर अलग से अपने हिसाब से उनका मतलब टाइम जोन रहता है, लेकिन उस 2 वीक के अंदर वो उनका हिसाब से डेट देते थे कि अब मेरा एग्जाम होगा इस कोर्स का। तो कंटिन्यूअसली एग्जाम देते रहते थे, तो वो थोड़ा डर भी चला गया था उस टाइम पे। लगता नहीं था, अरे ठीक है एग्जाम है, कोई बात नहीं। तो आपने गेट के लिए कुछ अलग से प्रिपरेशन की थी, या फिर कंटिन्यूअसली आपने एग्जाम एक ऐसे नॉर्मल एग्जाम दिया आपने और 9 रैंक आ गई? AIR इज नॉट मतलब बहुत छोटी रैंक नहीं है, बहुत बड़ी रैंक है ऑल इंडिया 9 रैंक आना। ठीक है, सो आपने अलग से कुछ प्रिपरेशन की थी? अब कोई नया स्टूडेंट जो एग्जाम देने वाले हैं उनको आप कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे कि आप ऐसे पढ़ सकते हैं? पढ़ाई मैंने जैसे बोला कि अलग से कुछ सोचा नहीं है, और मैं कभी सोचा भी नहीं था कितना अच्छा रैंक आएगा। ओके तो मेरे लिए भी थोड़ा सा सरप्राइजिंग था। ओके। लेकिन मैं जैसे बोला कि मैं बुक्स पढ़ाई किया, बुक्स वगैरह बहुत पढ़ाई किया है मास्टर्स के टाइम। क्योंकि बैचलर्स के टाइम पे मैं जैसे बोला कि थोड़ा बहुत एजुकेशन जो था ट्यूशन बेस्ड था, प्राइवेट ट्यूशन बेस्ड। तो वहां पे इतना ज्यादा मुझे पता भी नहीं था कि कौन सा बुक अवेलेबल है, कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, क्योंकि वहां पे सजेस्ट करने वाले लोग भी बहुत कम थे। ठीक है। लेकिन जब वहां पे गया तो बहुत सारे अच्छे अच्छे सीनियर्स मिले, बहुत सारे अच्छे टीचर्स मिले। तो एटमोसफियर अच्छा था, तो बहुत कुछ जानने को मिला। तो मेरा थोड़ा सा क्यूरियस क्यूरियस माइंड है, पढ़ाई थोड़ा अच्छा लगता है। तो वो सब जो भी मिला मैं वो पढ़ता रहा बेसिकली। और गेट का क्या है, गेट में थोड़ा सा दिक्कत होता है, नेट में जैसे ऑप्शंस बहुत रहते हैं। यस। तो हम छोड़ सकते हैं, फिजिकल पार्ट छोड़ सकते हैं, इनऑर्गेनिक छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो पूरा ऑलमोस्ट करना है कवर। तो थोड़ा बहुत तो आना जरूरी है, मतलब किसी को अगर अच्छे से नहीं आता है, कोई सपोज फिजिकल या ऑर्गेनिक, तो थोड़ा दिक्कत होता है अच्छे रैंक लाने में। वो थोड़ा सा मुश्किल है गेट। सो मेरे को एक तो और क्वेश्चन इन एग्जाम्स के रिलेटेड पूछना है कि ये दोनों एग्जाम्स कैसे डिफर हैं? एक्चुअली पेपर पैटर्न तो ऑब्वियसली डिफरेंट है ही, बट कंसेप्चुअल कैसे डिफरेंट है ये दोनों पेपर्स? कॉन्सेप्चुअली अगर बोलेंगे तो नेट का जैसे मोर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आता है, मुझे जितना पता है। यस। अभी भी आता है, क्योंकि वो जो 4 मार्क के क्वेश्चन है, उसका मतलब सॉल्यूशन इतना इजी नहीं रहता है, मतलब थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। किसी को पता चल गया या किसी को कॉमन मिल गया तो अलग बात है, लेकिन उसमें थोड़ा 2-4 मिनट टाइम स्पेंड करना पड़ता है। कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन ले ले या कोई भी मैथमेटिकल क्वेश्चन ले ले। लेकिन गेट में क्या है, मैक्सिमम क्वेश्चन तो छोटा मोटा क्वेश्चन रहता है, जो कि इतना ज्यादा डेप्थ का नहीं रहता है, मुझे मुझे जितना पता है। डेप्थ का क्वेश्चन रहता है, लेकिन बहुत कम रहता है। तो मतलब वहां पे क्या है, ओवरऑल नॉलेज का एक टेस्ट होता है किसी के। ओवरऑल जो केमिस्ट्री है उसमें किसने किसका किसको कितना आता है। और क्वेश्चंस बेसिकली मतलब नेट में मुझे जो लगता है, जो बेसिक बेसिक जो सिंथेटिक ट्रांसफॉर्मेशन ले ले, या फिर इनऑर्गेनिक का भी बहुत कुछ क्वेश्चन आता है, जैसे ये बोरेन का स्ट्रक्चर यस वगैरह, यस यस। या फिर जो
या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या क्वांटम का जो मैथमेटिकल क्वेश्चंस आता है, यस यस तो वहां पे थोड़ा सा टाइम लगता है। यस। लेकिन यहाँ पे तो जो 1 मार्क का क्वेश्चन है गेट का, वो तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है, मतलब वो तो देखते ही आइदर आएगा या फिर नहीं आएगा। नहीं है। बहुत लोगों का क्या बहुत लोगों की क्या होता है, 50-50 या 70-30 है तो मार्क कर देते हैं। मुझे लगता है वो अवॉइड करना बहुत जरूरी है। कॉम्पिटिटिव कोई भी एग्जाम ले ले, मतलब गेट सिर्फ गेट नेट नहीं है, यस जिंदगी के कोई भी एग्जाम ले ले, वहां पे हम सोचते हैं रैंक लाना है इसलिए एग्जाम करें, मतलब वो मेथड थोड़ा सा चेंज करना जरूरी है। वो इस हिसाब से हमको ये लगता है कि जितना ज्यादा अटेंड करेंगे उतना मार्क्स आएगा, बात वो नहीं है, जितना आप करेक्ट करोगे उतना मार्क्स आएगा। तो ऐसा भी मुझे पता है बहुत लोगों का जो कि 30 मार्क्स किए हैं या 40 मार्क्स किया है गेट में, लेकिन नेगेटिव की वजह से उनका इतना घट गया कि उनका क्वालिफाई नहीं। तो वो थोड़ा सा दिक्कत है। जो आप कर रहे हो जितना पता है आप करो, उसके बाद देखा जाएगा, मतलब जो होगा उसका तो, मतलब जबरदस्ती तो राइट नहीं होगा ना एग्जाम। यस यस यस। तो वो थोड़ा सा चेंज करना जरूरी है। और बाकी मतलब मुझे लगता है नेट का जो क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा एनालिटिकली कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब उसमें टाइम स्पेंड ज्यादा करना पड़ता है। गेट का 2 मार्क का कुछ क्वेश्चंस होता है वैसा, लेकिन इन जनरल अगर ओवरऑल देखा जाए, मतलब गेट का अभी कितना कट ऑफ आया मुझे पता नहीं है, हमारे टाइम पर तो 20 से 30 के अंदर ही आता था। यस अभी भी तो अप्रोक्स इतनी ही रहती तो है, अंडर 30 ही रहती है कट ऑफ। तो उसके लिए मुझे नहीं लगता है कि अ, इतना ज्यादा डेप्थ का भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं भी करेंगे तो भी मुझे लगता है कि क्लियर हो जाए, क्योंकि 30 मार्क्स लाने के लिए हमको थोड़ा स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा एग्जाम। मैक्सिमम लोगों को नेगेटिव के वजह से घट जाता है, क्योंकि उसमें तो एक तो नंबर गया जो क्वेश्चन गया, उसके यस बाद नेगेटिव की वजह से और भी घट जाता है। तो 4 क्वेश्चन गलत गया तो 5 क्वेश्चन का नंबर घट जाता है, तो ऑटोमेटिकली नंबर गिर जाता है। यस तो उसमें थोड़ा सा सोच समझ के करना जरूरी है। सो जैसे भैया ने बताया कि नेगेटिव मार्किंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, और 80% आपको लगता है कि आंसर सही है तो ऑप्शन टिक करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात भैया ने मुझे जितने नहीं मुझे मैं मैं ये नहीं बोलूंगा कि 80% लगता है तो टिक करना चाहिए, मैं बोलूंगा 99% होगा तो ही टिक करना चाहिए। अगर आपका मतलब आपका एग्जाम का 3 घंटे का एग्जाम है, 2 घंटे बाद आप देख रहे हो आपका सिर्फ 20 मार्क ही हुआ है, तब आप जाके जो 80% है उसको यस सोचो कि ये करना जरूरी है कि नहीं करना। लेकिन पहले तो मैं बोलूंगा कि मार्क मत करो, जो पूरा आ रहा है वही मार्क करो। उसके बाद जब वो लास्ट में आपको लगेगा कि अरे ये तो ऐसे भी क्वालिफाई नहीं होगा, तब आप रिस्क ले सकते हो। लेकिन आप अगर 2 घंटे में देख रहे हो कि आपका 35 मार्क्स हो चुका है या 30 मार्क्स हो चुका है, तब मैं सजेस्ट करूंगा कि ठीक है, ऐसा नहीं है कि 30 मार्क्स मिला है मतलब वो, मतलब आपको क्वालिफाई करना है, रैंक जरूरी है ऐसा नहीं है, लेकिन मतलब क्वालिफाई ना करने से जो भी रैंक है वो बेटर है। बेटर है। राइट। तो 80-20 होगा भी तो मत लो रिस्क, क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो 30 मार्क का आपने क्वेश्चन आंसर किया है वो पूरा करेक्ट है, यस तो आप क्यों रिस्क लो के उसका भी घटा सकते हो ना। तो वो एग्जैक्ट। जरूरी नहीं है मुझे लगता है। ये एक्चुअली जब हम भी स्टूडेंट थे हमारा भी हुआ है, ऐसा नहीं कि हमने नहीं किया है कभी, वो हो जाता है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। यस लेकिन वो थोड़ा सा कंट्रोल करना जरूरी है, जो उसको कंट्रोल कर सकता है मुझे लगता है वो बहुत हेल्प करता है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यस यस। खास करके नेगेटिव मार्किंग है ना, तो अगर वो उसमें 0 मार्क मिलता तो अलग बात था, आपका नेगेटिव जा रहा है। नेगेटिव मार्क। तो यहाँ पे तो गेट में तो 0.25 में तो आपका रैंक 100 चेंज हो जाएगा। बहुत तो वो बहुत जरूरी है। सो तो 80-20 जैसे मुझे लगता नहीं है कि करना चाहिए, छोड़ दो उसको। अगर अगर 20 मार्क का ही आंसर किया है गेट में, तब जाके सोचो ओके मैंने सिर्फ 20 ही किया है जिसमें तो ऐसे भी क्वालिफाई नहीं होने वाला है, ओके। तब आप उसका रिस्क ले सकते हैं। आपको अगर आपका शुरुआत में अभी तो 15 मार्क का वो आता है ना जो जनरल एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड वगैरह, एप्टीट्यूड। यस। हाँ तो उसको सॉल्व करो, उसमें सॉल्व करो, क्या है।
अगर नहीं आ रहा है ठीक है, कभी कोई बात नहीं, मतलब इतना स्ट्रेस लेने का भी जरूरत नहीं है कि करना ही है, मतलब करने से मार्ग मिलेगा तो करो, नहीं तो मत करो, सिंपल बात सो भैया ने अभी जितनी भी बातें बोली, अगर मैं उनको समराइज करूं, तो लाइफ में है ना, टेंशन दे के पेपर देने नहीं जाना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि पेपर के बाद क्या होगा वो सोच के तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल रिलैक्स माइंड, जैसे भैया की बातों से मुझे लगा कि बिल्कुल रिलैक्स होके आप पेपर देने जाएं, होगा जो देखा जाएगा। वैसी कंडीशन में जाओगे तो आई थिंक जितना सोच के जा रहे हो उससे बेटर रिजल्ट्स आपके आएंगे। ठीक है। और बहुत हाईलाइट जैसे हमने किया है कि आप अगर नेगेटिव मार्किंग का पूरी तरीके से ध्यान रखें दोनों ही एग्जाम्स में, और पॉइंट नंबर से भी गेट और नेट दोनों में ही रैंक, गेट में तो खासकर रैंक बहुत ऊपर नीचे हो जाती है। सो हम भैया है। वीडियो एक्चुअली एंड होने वाली है। सो हम कुछ बातें हाँ कोई आप बात नहीं। हमने भैया की एमएससी तक की जर्नी अभी देखी है, और अभी बहुत सारी बातें करनी बाकी हैं, पीएचडी के एक्सपीरियंस के बारे में और पोस्ट डॉक के एक्सपीरियंस के बारे में। सो हम नेक्स्ट वीडियो लेके जल्दी ही आते हैं। सो थैंक यू सो मच भैया, वंस अगेन आपने हाँ बिल्कुल। मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और रेडी हुए वीडियो के लिए। बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस है आपका। ठीक है, और बहुत सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है।